भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील पर बातचीत आगे तो बढ़ रही है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अब तक सहमति नहीं बनी है। ऐसे मुद्दों में कृषि और ऑटो सेक्टर शामिल है। बातचीत पर यूरोपियन यूनियन की स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटोमोबाइल और कृषि पर दोनों पक्षों के अलग अलग मत हैं। दोनों पक्षों में अगले दौर की बातचीत अक्टूबर में होनी है। सर, सबसे बड़ी बाधाएं क्या देख रहे हैं आप इस डील में? ये उत्साह बहुत है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, पर वास्तविकताएं जो जमीन पर है ना, वो बड़ी यथार्थ उनके बड़े अलग से दिख रहे हैं। मेरी कल परसों में बात भी हो रही थी कुछ ट्रेड नेगोशिएटर से जो बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन अपना एक बड़ा बाजार गंवा रहा है अमेरिका में नए टैरिफ के कारण, और यूरोपियन यूनियन नए बाजारों की तलाश भी कर रहा है। ऑटोमोबाइल उनका सबसे प्रमुख उत्पादों में से है। बड़ी कंपनियां हैं यूरोप में जो ऑटोमोबाइल बेचती हैं, उनके लिए अमेरिका एक महत्वपूर्ण बाजार था। भारतीय बाजार में वो ऑटोमोबाइल की के लिए बड़ी पहुंच चाहते हैं। भारत की अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। एक सीमा से अधिक भारत अपने बाजार को उदार नहीं कर सकता, नहीं तो फिर घरेलू बाजार में निवेश नहीं होगा। कितनी रियायत दी जाए, इस एफटीए में ऑटोमोबाइल के इंपोर्ट पर क्या स्तर तय किया जाए, अमेरिका के साथ अगर भारत की कोई संधि होती है तो अमेरिकी कारों को बाजार में लाने के लिए क्या इंपोर्ट ड्यूटी तय की जाएगी, और यूरोपीय बाजार के लिए यूरोपीय एफटीए में कैसे कैसे उससे तालमेल किया जाएगा, ये दुविधा की बात है जो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही। और दूसरा बात घूमकर फिर वहीं आ गई है जहां अमेरिका के साथ फंसी थी। चूंकि अमेरिकी बाजार में यूरोपीय यूनियन के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, डेयरी एक्सपोर्ट्स की जगह कम हो रही है, तो यूरोपीय समुदाय भारतीय बाजार में अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है, जो अमेरिका भी चाहता है। ये दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। भारत अमेरिका से संधि न होने की स्थिति में यूरोपीय समुदाय के साथ एक संधि करके अपने निर्यातकों के लिए एक नया बाजार खोलने की कोशिश कर रहा है, पर भारत के निर्यातों का जो बैंडविड्थ है वो सीमित है। ज्वेलरी है, जेम्स ज्वेलरी है, थोड़ा बहुत आप पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं या लेदर जैसे एक्सपोर्ट्स हैं, जिनके लिए यूरोपियन यूनियन में बड़ा बाजार है। तो अभी दोनों पक्षों की तरफ से उत्साह तो है, पर जो वास्तविक निटिग्रिटीज हैं वहां पर उलझन बनी हुई है, ऐसा दिख रहा है। चीन ने डब्ल्यूटीओ को लेकर बड़ा फैसला किया है। चीन ने तय किया है कि डब्ल्यूटीओ में विकासशील देशों को जो रियायतें मिलती हैं वो अब चीन नहीं लेगा। चीन के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए बयान दिया है। डब्ल्यूटीओ में अमेरिका लंबे समय से मांग करता आया है कि चीन अब विकसित देश हो चुका है तो उसे विकासशील देशों वाली रियायतें ना मिलें। सर, कौन सी सुविधाएं फिर अब नहीं लेगा चीन? ये कल का ये सबसे बड़ा घटनाक्रम है ग्लोबल ट्रेड में, और ये बड़ा पिवट है चीन का पूरी व्यवस्थाओं में। डब्ल्यूटीओ में जो विकासशील देश हैं उनके लिए एक प्रावधान है जिसको कहते हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, इसको एसडीटी कहा जाता है। इस एसडीटी की प्रक्रिया में जो विकासशील देश हैं उन्हें कई तरीके की रियायतें मिलती हैं। रियायतें क्या मिलती हैं कि उनसे पहले विकसित देशों के बाजारों को अपना बाजार खोलना होता है उनके लिए, ताकि उनके सामान बाजार में पहुंच सकें। अगर वो किसी प्रोडक्ट के उत्पादन पर सब्सिडी दे रहे होते हैं तो उस सब्सिडी को जारी रखने की छूट मिलती है। दूसरा है कि उनको अपने बाजार को धीमे धीमे खोलना होता है। चीन ने जब 2005 में डब्ल्यूटीओ में प्रवेश किया था तो इन नियमों का फायदा उठाया, और इनका फायदा उठाकर अपने आप को एक बड़ा निर्यातक, बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर बनाया। लेकिन अब चीन ने इन रियायतों को नहीं लेने की, एसडीटी की सुविधाएं नहीं लेने की घोषणा की है। बेहद दिलचस्प बात है और ये बहुत महत्वपूर्ण कूटनीतिक पैंतरा है। चीन ने कहा है कि डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत वो खुद को विकासशील देश ही मानेगा, डेवलपिंग नेशन ही मानेगा, लेकिन अब वो उन सुविधाओं को हासिल नहीं करेगा जो सुविधाएं उसे विकासशील देश होने के कारण डब्ल्यूटीओ में मिलती। यानी वो अब विकसित देशों के बराबर हो जाएगा, और उसके ऊपर डब्ल्यूटीओ के वो नियम लागू होंगे जो ओईसीडी कंट्रीज पर, यूरोप के देशों पर या अमेरिका पर लागू होते हैं। और इसको अपनी तरफ से चीन ने कहा है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपिंग कंट्री के तौर पर अपना काम करेगा, और इसकी ग्लोबल ट्रेड में यहां से अब बिल्कुल नए तरीके के बदलाव शुरू होने की संभावना है चीन के इस फैसले के बाद। सर, अब एक चीज़ ठीक है कि रियायतें नहीं लेगा, फायदे नुकसान अगर दोनों देखे जाएं चीन के, तो इसमें फायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं? चीन लगातार, मतलब लंबे समय से अगर आप देखें तो दो देशों को लेकर लगातार डब्ल्यूटीओ में सवाल उठते थे, सऊदी अरब और चीन। अमेरिका का और यूरोप का एक कहना था कि सऊदी और चीन दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं, चीन तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उसे गरीब देशों वाले फायदे क्यों दिए जा रहे हैं, विकासशील देशों वाले फायदे क्यों दिए जा रहे हैं। सऊदी अरब के साथ भी यही था, सऊदी का तो मामला अभी हल नहीं हुआ, पर चीन ने अपने आप को इसमें आगे करके पश्चिमी देशों का एक बड़ा प्रचार, एक बड़ा विरोध उसे शांत कर दिया है। चीन के लिए नुकसान क्या है पहले समझते हैं। चीन के लिए नुकसान यह है कि चीन को जो
ऊंचे टैरिफ से छूट मिलती थी दुनिया के कई बाजारों में एसडीटी के तहत, वो खत्म हो जाएगी। अब जो सबसे ऊंचे टैरिफ होंगे विकसित देशों वाले के लिए लगाए जाते हैं, उन पर से सामान बेचने की छूट मिलेगी, बड़ा नुकसान है। सब्सिडी देता था चीन तमाम चीज़ों पर, पर्यावरण से जुड़ी चीज़ों पर, कारों पर, और इसी से इतना बड़ा बाजार तैयार किया था, वो भी खत्म हो जाएगा। एंटी सब्सिडी की शिकायतें होंगी तो जांच होगी। दुनिया भर के निर्माता और निर्यातक चीन को अब डब्ल्यूटीओ की अदालत में खड़ा कर सकेंगे, क्योंकि वो एसडीटी से बाहर निकल चुका है। डब्ल्यूटीओ की निगरानी सख्त होगी, नए विवादों का जोखिम है। ये तो नुकसान है चीन के लिए, पर चीन के लिए जो फायदे दिख रहे हैं इसमें वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन अब इस फैसले के साथ एक ट्रेडिंग सुपर पावर के तौर पर डब्ल्यूटीओ में सामने आया है। तमाम चीजें जब हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाषणों में सुन रहे थे, उस बीच में चीन की ये जो पहल थी, इसके बहुत सारे कूटनीतिक मतलब है। चीन अब बहुपक्षीय मंचों पर नेतृत्व की स्थिति में है। वो अब यूएस और ईयू जैसे देशों के साथ आमने सामने बैठकर ट्रेड डील कर सकता है, उन्हीं शर्तों पर, क्योंकि अब वो विकसित देशों वाले स्तर पर आ गया है। चीन पर सिस्टम गेमिंग के आरोप लगते थे, जो डब्ल्यूटीओ में बार बार उठाए गए थे, व्यापार में तनाव होता था। अब विकसित देशों से बराबरी है, तो बराबरी की शर्तों पर बात कर सकता है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के देश या दुनिया के अन्य विकसित देश अमेरिका से दूरी बना रहे हैं, अमेरिका का बाजार बंद हो रहा है, तो एक डेवलप्ड कंट्री वाले स्टैंडर्ड से चीन अब ग्लोबल ट्रेड की लीडिंग पोजीशन लेना चाहता है। और इसके लिए चीन ने बेहद कैलकुलेटेड ढंग से अपने को मिलने वाली जो बड़ी रियायतें थीं, जिसका बड़ा फायदा हुआ चीन को 2005 के बाद से, और जो इकोनॉमिक सुपर पावर बना उसमें इन रियायतों का फायदा था, उन्हें कुर्बान करने का फैसला किया है। और यहां से अब चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार समझौते करने में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े व्यापार गुट बनाने में सुविधा मिलेगी, क्योंकि चीन अब अपने बाजार को उस तरह से हैंडल करेगा जैसे कि अमेरिका या यूरोप के विकसित देश करते हैं। सर, भारत पर भी कुछ असर होगा इसका? भारत के लिए अब चुनौती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भी थोड़े समय बाद ये सवाल उठेंगे कि भारत को ये एसडीटी की सुविधाएं मिलनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अमेरिका शुरुआत से ही डब्ल्यूटीओ में एसडीटी सुविधाओं का विरोध कर रहा है। क्योंकि स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाए, माना जा रहा है कि सबसे जो निचले स्तर के अफ्रीकी या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री एलडीसी हैं, उनको इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। अब भारतीय बाजार के भारत को गुणवत्ता बढ़ानी होगी, नए कंप्लायंस नियम आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक, रसायन और एग्रीकल्चर में बहुत हाई स्टैंडर्ड अपनाने का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने एक तरह से चीन को इस बात के लिए बाध्य कर लिया डब्ल्यूटीओ में, और चीन ने अपना कूटनीतिक फायदा इसमें देखा है। अब एक और चीज होगी कि भारत और चीन के व्यापार संबंधों पर इसका क्या असर होगा। इस पैमाने के बाद भारत के साथ चीन कैसे डील करेगा, ये भी करीब से देखना होगा। लेकिन एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि विकासशील देशों में से एक बड़ा देश, जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है दुनिया के तमाम अर्थव्यवस्थाओं का, उसने अपने आप को विकासशील देश मानने से मना कर दिया है।